हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशांजल श्रीवास्तव और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में जो बहुत सारे सब कैटेगरी भी होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कई पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम लेते हैं तो मान लेते हैं थर्मल और फ्लूइड का, जिसे अगर मैं डिप्लोमा की लैंग्वेज में कहूं तो हाइड्रोलिक्स भी कहा जाता है। एक सेक्शन वो बनता है। दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस मशीन डिजाइन का एक सेक्शन बनता है। अगर मैं बात करूं तीसरे सेक्शन की तो थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि टोम, जिसके सब पार्ट्स काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स हैं, उसका एक पार्ट बनता है। अगर मैं चौथे पार्ट की बात करूं तो प्रोडक्शन एक टॉपिक है जिसका एक बहुत ही बड़ा रोल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में बनता है। और लास्ट टॉपिक अगर मैं मिसलेनियस ऐड कर दूं, मिसलेनियस का मतलब और सभी कई सारे टॉपिक्स जो कि एक कॉम्पिटिशन पेपर में अभी अभी ऐड किए गए हैं, जो फॉर एग्जांपल जेई और एई में। तो यहां पे मैं बता दूं कि मिसलेनियस में क्या आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी जेई और एई के पेपर में। तो अब मैं बात करता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो कि मेरा टॉपिक है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो चौथा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मैं बात करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दो पेपर भी हाल में ही कंडक्ट होने वाले हैं, हमारा पूरा फोकस फिलहाल के लिए उसी पे रहेगा। हम आगे जाके बात करेंगे कि और कौन कौन से एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। फिलहाल के लिए अगर आप बात करेंगे जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर और एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर। अगर मैं जेई की बात करूं तो इसको कंडक्ट करा रहा है एसएससी, और अगर मैं एई की बात करूं तो इसको कंडक्ट करा रहा है यूपी पीसीएस। ठीक है, तो ये दो पेपर हमारे कंडक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूंगा कि जेई की और एई की, तो दोनों ही पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बाद में डिटेल बात करेंगे। पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। और यहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको, चाहे आप कोई भी पेपर आप रीड करना चाहें, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एक बार हम जेई को ले लेंगे और एक बार एई को ले लेंगे और देखते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जेई और एई का क्या रोल है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जूनियर इंजीनियर की अगर बात की जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग की जो सिलेबस में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अगर पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर जूनियर इंजीनियर की आप बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पिछले 2000 से 2020 तक में अगर आप अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे तो जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में वैल्यू रखता है वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस में से 10 to 12% का पूछा जाता है। 10 से 12% सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किससे आते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखने वाला ये एक टॉपिक है। बहुत ही डिटेल में पूछा जाता है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई जेई की। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं एई की, अगर मैं जूनियर इंजीनियर की जगह अगर लेट अस सपोज मैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने ये सुना होगा कि असिस्टेंट ईयर की लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2013 में, जिसका पेपर बाद में कंडक्ट हुआ 2015 में। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 5 सालों से कोई भी पेपर असिस्टेंट इंजीनियर का नहीं हुआ है। अभी 2020 में असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर होने वाला है 2020 में, उसका सिलेबस अगर हमें देखना हो
तो उसके सिलेबस के लिए मैं आपको यह कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपको 1 या 2 बार के ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो इस बार का पूरा एई का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, वो बेसिकली देखा जाए तो आपका ईएस लेवल का पेपर कंडक्ट कराने के पूरे चांसेस हैं। तो चांसेस हैं से क्या मतलब निकल के आता है कि दो चीज तो हो गए, एक हो गया प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आया, सिलेबस, कि हमें सिलेबस देखना है, और तीसरा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या है कि कॉम्पिटिशन पेपर में क्या पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर एई की बात किया जाए तो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न उठा के इस बार हमारे एई के पेपर में लाया गया है। सारे सब्जेक्ट्स वही हैं। अभी तक एई के पेपर में मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं थे। फिलहाल इस साल 2020 के पेपर में ईएससी से वो भी कॉपी कर लिया गया है। तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता ही है, और अगर मैं बात करूंगा कि ए की, तो ईएससी का सिलेबस पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों ही पेपर में, चाहे वो एई का पेपर हो या जेई का पेपर हो, तो उसमें कुल मिलाकर बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्या वैल्यू है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की वैल्यू जेई के पेपर में कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12%। और अगर मैं एई के पेपर की बात करूंगा तो लास्ट ईयर जो 2015 में, लास्ट टाइम जो 2015 में पेपर हुआ था, उस पूरे पेपर में 100 में से 25 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 25 क्वेश्चन 100 में से पूछे गए थे। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 25%। 25% जो एरिया कवर किया था पिछले बार 2015 के पेपर में, एई के पेपर में, वो लगभग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ने किया था 25%। तो सेम यही इस बार भी रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेशन है वो 20 से 25% या हो सकता है 30% प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पूरा का पूरा इस बार कवर करेगा। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे वो एई का पेपर हो चाहे वो जेई का पेपर हो। अब मैं बात करता हूं कि मैं आपको यहां पर क्या पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आज के बाद से इस क्लास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लास चलेगी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, धीमे धीमे कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर किया जाए, और हमारा मेन फोकस रहेगा गेट और ईएससी के पेपर को सॉल्व करना। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि हमारा एई का पेपर किससे लिंक है, ईएससी से। तो जो जूनियर इंजीनियर के पेपर होने वाले हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं या वो पूछे जा सकते हैं जो कि गेट में 1 मार्क 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं वो। तो अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो हमें किस पे मेन फोकस करना है, गेट के क्वेश्चंस को, और सेकंड है ईएससी के क्वेश्चंस में। गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी जेई में बहुत बार पूछे गए हैं, और ईएससी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और साथ साथ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। अगर मैं बात कर लूं गेट की तो 1 मार्क क्वेश्चन, और ईएससी के कॉन्सेप्चुअल प्लस साथ साथ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो क्या आखिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता क्या है और ये इतनी वैल्यू क्यों रख रहा है किसी भी पेपर में। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक पार्ट है, आपको ये पता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का, हिंदी में कहते हैं उत्पादन। ठीक है, उत्पादन का मतलब बनाना, किसी भी ऐसी डिवाइस का निर्माण करना, ऐसी डिवाइस को बनाना जो कि आपके लिए यूजफुल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूजफुल होना बहुत जरूरी है। अगर यूजफुल नहीं होगी कोई भी डिवाइस तो वो उसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, उसे इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, किसी भी डिवाइस को हमें बनाना है, प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करने के टोटल हमारे पास 3 टाइप हैं, 3 वे हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पहला तरीका जो हमारे पास आता है, अगर मैं बात करूं
तो उसे कहते हैं फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका अभी बात करते हैं फ्यूजिबिलिटी, और तीसरे तरीके की अगर बात करें डिविजिबिलिटी। तो ये तीन तरीके हैं, तीन वे हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमें कुल मिलाकर यही पढ़ना है कि किसी भी चीज को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं कि कितने तरीके हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किसी भी एक आइटम को बनाने के लिए, तो तीन तरीके हैं। एक हो गया फॉर्मेबिलिटी, दूसरा हो गया फ्यूजिबिलिटी, और तीसरा हो गया डिविजिबिलिटी। तो तीन तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये फॉर्मेबिलिटी क्या है, फ्यूजिबिलिटी क्या है और डिविजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। पहला टॉपिक फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी जो टॉपिक आता है वो क्या कहता है कि हमें एक ऐसे डिवाइस या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाना है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, और हमें उसके शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाऊं और उसमें क्या करूं, उसके शेप में चेंज कर दूं, उसको क्या करूं, उसके साइज में चेंज करूं, और उसके शेप और साइज के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने की कोशिश करूं, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस आता है फॉर्मेबिलिटी। फॉर्म का एक ऑपोजिट वर्ड होता है डीफॉर्म, यानी कि हमें बनाना है और तोड़ना मरोड़ना है और किसी भी कंपोनेंट के शेप, साइज, स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, और उसके बाद हमें कुल मिलाकर क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो एज अ इंजीनियरिंग कंपोनेंट या एज एन इंजीनियरिंग डिवाइस। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ये लेट अस सपोज ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये एक स्टील की रॉड है, ठीक है। अगर मैं एक स्टील की रॉड की बात करूं तो ये स्टील की रॉड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि एक स्टील की रॉड है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। तो अगर मैं दोनों तरफ से इसको इस तरीके से खींच रहा हूं, दोनों तरीके से मैं इधर भी एक फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी एक फोर्स लगा रहा हूं, दोनों तरीके से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, इसके शेप में चेंज आएगा। अगर ये टेंसाइल प्रॉपर्टी रखता है अपने आप में तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और हमें एक नया कंपोनेंट मिलेगा। तो हमने क्या किया यहां पे, प्रेशर, और प्रेशर से ही मिलता जुलता वर्ड आपने बहुत सुना होगा फोर्स। एक टाइप का फोर्स लगाया जो कि उस फोर्स ने क्या किया, इसमें टेंशन लगाया, और टेंशन के कारण इसका शेप या फिर साइज या फिर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। और अगर ये तीनों चीजें चेंज हो गई और हमें एक बढ़िया सा कोई और कंपोनेंट मिल गया, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, किसकी हेल्प से, किस प्रोसेस की मदद से, फॉर्मेबिलिटी। तो फॉर्मेबिलिटी एक क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। और प्रोसेस, ये प्रोसेस किसके अंदर आता है भाई, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर एक टॉपिक हो गया जो कि आता है हमारे पास फॉर्मेबिलिटी का। इसी तरीके से दो और प्रोसेस बनते हैं जिसके सहायता से हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेबिलिटी हो गया, फॉर्मेबिलिटी के बाद हमने पढ़ा था फ्यूजिबिलिटी, ठीक है। तो फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, फ्यूजिबिलिटी एक प्रकार का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके सहायता से फिर से हम कोई ना कोई क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। और कंपोनेंट बनाएंगे, कैसा कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, जो कि इंडस्ट्रीज में बनता है। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, और उसमें भी ये कहीं ना कहीं फॉर्मेबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाकर उस चीज को बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं मेरा ये एक हाथ है, राइट हैंड को मैं एक वर्क पीस मान लेता हूं, लेफ्ट हैंड को मैं दूसरा वर्क पीस मान लेता हूं। ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको मैं क्या करूंगा, दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, दोनों को मुझे जोड़ना है ताकि ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए और किसी थर्ड कंपोनेंट में चेंज होकर हमें एक यूजफुल कंपोनेंट दे।
तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास जो इस समय हमारे पास जो प्रोसेस है यूज करेंगे, दैट इज फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी, और फ्यूजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, दो तरीके के प्रोसेस जनरली यूज होते हैं। वन इज वेल्डिंग एंड द अदर इज कास्टिंग। इन दोनों का ही नाम आपने सुना होगा, भले ही आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो या हायर, उससे भी हायर लेवल की डिग्री ली हो। ये दो के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोसेस आते हैं। इन दोनों प्रोसेस को ना ही सिर्फ एकेडमिक लेवल पे खूब पूछा जाता है, बल्कि दो के दोनों ही प्रोसेस अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेल्डिंग हो या कास्टिंग हो, ये दो के दोनों किसके अंदर आते हैं, फ्यूजिबिलिटी के अंदर। दो के दोनों किस लिए यूज होते हैं, एक नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दो के दोनों ये प्रोसेस किसके अंदर डायरेक्टली आएंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर क्या आ गया, पहला आया हमारे पास फॉर्मेबिलिटी, दूसरा आया हमारे पास फ्यूजिबिलिटी जिसमें वेल्डिंग और कास्टिंग है। अब तीसरा हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज आती है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को डिवाइड कर देना। डिवाइड करने का मतलब उसको तोड़ना या फिर उसमें कटाई और छटाई करना, कोई एक ऐसा ऑपरेशन करना जो एक टूल की सहायता से किया जाएगा, और टूल की सहायता के बाद उस पे हम वेरियस ऑपरेशंस करके उसे एक नया ही स्ट्रक्चर दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक फिर से एक स्टील की रॉड जो हमने पहले लिया हुआ था, जिसे हमने बड़ा कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसे प्रेस कर दें दोनों साइड से। दोनों साइड से अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेबिलिटी वाला आएगा। जहां पे मैंने पहले टेंशन फोर्स लगाया था, आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। अब हम लेकिन क्या करेंगे, इसे कंप्रेस नहीं करेंगे, मैं किसी ना किसी टूल की मदद से, हो सकता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो, आपने नाम सुना होगा, हो सकता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो। ये आपने दो नाम सुने होंगे टूल्स के, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होते हैं इसी टॉपिक पे। तो अगर मैं इन दोनों को, इस रॉड को इस तरीके से बीच से काट दूं किसी एक टूल की मदद से, लेट अस सपोज मैं ग्राइंडर ले लेता हूं, एक ग्राइंडर की मदद से, एक ग्राइंडिंग ब्लेड की मदद से मैं इसे काट देता हूं बीच से, तो मैंने काटा यानी कि डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स बन के सामने आ गए। यानी कि एक मैंने क्या लिया, टूल लिया। फॉर एग्जांपल यहां पे टूल कौन सा लिया था हमने, ग्राइंडर, और इस टूल के सहायता से हमने पहले एक सिंगल रॉड को अब दो अलग अलग रॉड में डिवाइड कर दिया है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये एक हमारे लिए, ये हमारे पास वर्कपीस 1 हो गया, जो कि यूजफुल डिवाइस है हमारे लिए, यूजफुल प्रोडक्ट बन गया है। और ये हमारे लिए वर्कपीस 2 हो गया, और ये अलग यूजफुल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो यूजफुल प्रोडक्ट बन गए। दोनों को हमने क्या किया, एक किसी टूल की मदद से काट के अलग किया। काटने का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी किसके अंदर आया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि हमें किसी मटेरियल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर में चेंज करना है। उसके लिए हमें वेरियस टर्म्स यूज करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोर्स का यूज कर सकते हैं, फोर्स के साथ साथ प्रेशर के यूज कर सकते हैं। कई बार हमें हीट का भी यूज करना पड़ता है। हीट का यूज करना पड़ गया तो हीट के साथ साथ कौन आएगा, टेम्परेचर। यानी कि एक तरफ हमारे पास हीट और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन बनता है, और एक तरफ हमारे पास क्या बनता है, प्रेशर प्लस फोर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। तो प्रेशर फोर्स के कॉम्बिनेशन से, या फिर हीट और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से, या दोनों को एक साथ यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट में अगर चेंज लाएं और उसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं, और प्रोसेस कौन सा यूज करें, हम या तो फॉर्मेबिलिटी यूज करें, या फिर हम फ्यूजिबिलिटी यूज करें, और तीसरा हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी यूज करें। तो इन तीनों के तीनों प्रोसेस को के यूज को ही किसमें हमें पढ़ना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स में,
कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सिलेबस को अगर जेई के तरफ से देखा जाए, विजन अलग अलग होता है बस। अगर मैं जेई के विजन से देखूं या एई के विजन से देखूं तो दो के दोनों ही में सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग होंगे। जो कि आपके एई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डीप नॉलेज के साथ पूछे जाएंगे, प्रोसेस यही तीन होने वाले हैं। अगर आपके जेई के पेपर में पूछे जाएंगे वो वन लाइनर क्वेश्चंस या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोसेस यही तीन होने वाले हैं। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के इसी सारे टॉपिक पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं डिविजिबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और फ्यूजिबिलिटी में, तो अगर मैं बात कर लूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको मेन फोकस कहां पे करना है, वन लाइनर प्लस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि कहां पूछे गए हैं, गेट में, और ये आपको कहां पर लेके जाएगा, एसएससी जेई की ओर। ठीक है, अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब यहां पे बात करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं, ईएससी के पेपर में, कहां पर हमें ये लेके जाएगा, एई के पेपर में लेके जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि आपको यहां पे मैं एमएमसी के प्लेटफॉर्म पर ये दोनों ही टॉपिक लेके चलूंगा मैं, चाहे वो गेट के टॉपिक हो। मैं आपको क्या सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस, यानी कि 2000 से लेकर 2019 के गेट के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली ये सॉल्व करेंगे 20 साल के, और ईएससी के 10 साल के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल भी सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ये डैम श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉन्सेप्ट है कि कौन सा पेपर से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्या है, सिलेबस किससे मैच करता है, और कहां से कौन से टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन की वो कहां से आएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट थ्योरी थी एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता क्या है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से फिर से लिख दूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो मैं फिर से लिख देता हूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो शॉर्टकट है या शॉर्ट थ्योरी है वो यहां पे लिख देता हूं, फ्यूजिबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और डिविजिबिलिटी। ये तीनों अभी अभी आपने समझा कि ये तीनों होते क्या हैं, ये तीनों यूज कैसे करेंगे और कहां पे ये हम लोग जनरली अप्लाई करेंगे। इसके सब पार्ट्स जो आपने सुने होंगे, फ्यूजिबिलिटी के 2 पार्ट्स अभी अभी मैंने बताए, एक हो गया वेल्डिंग एंड द अदर इज कास्टिंग। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मेबिलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है टोटल सब्जेक्ट में, तो आपने बहुत सारे सुने होंगे ऑपरेशन, जैसे कि प्रेसिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूजन। ठीक है, प्रेसिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, इसके साथ ड्राइंग, ड्राइंग एक प्रोसेस है। इसी के साथ हम मान लेते हैं कि पंचिंग। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आ गए, फॉर्मेबिलिटी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपने बहुत सारी मशीन्स एंड मशीन टूल के बारे में पढ़ा होगा। जैसे यहां पे ज्यादातर ऑपरेशन कौन से होते हैं, मशीनिंग के ऑपरेशन होते हैं, मशीनिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल लेथ मशीन आपने सुना होगा, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं, लेथ मशीन का यूज करते हैं। तो लेथ मशीन किसके अंदर आती है, डिविजिबिलिटी के अंदर आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं शेपर प्लेनर की, शेपर और प्लेनर की, तो ये दोनों मशीन किसके अंदर आते हैं, डिविजिबिलिटी के अंदर आते हैं।
अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि ग्राइंडिंग की, ब्रोचिंग आपने एक सुना होगा ऑपरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कई बार गेट में खासकर। तो ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, इसके साथ साथ अगर मैं ऑपरेशन की बात कर लूं तो मिलिंग ऑपरेशन एक बहुत ही लंबा ऑपरेशन है, बहुत ही डिटेल में पूछा जाता है, चाहे वो गेट का पेपर हो, ईएससी का पेपर हो। तो फॉर एग्जांपल चाहे वो एई का पेपर हो या जेई का पेपर हो, इस पोर्शन से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर कवर करने की बात हो गई तो हमने ये बता ही दिया, डिस्कस कर ही लिया कि कितना परसेंट कवर करेगा, 10 से 12% कवर करेगा एसएससी जेई में, और अप्रोक्सीमेटली 25% या 25 से ज्यादा भी हो सकता है एई में कवर करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब यहां पे डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इसमें से स्टार्ट कौन सा टॉपिक करना है, क्योंकि यही 3 पार्ट हैं जो कि हमें किसी भी पेपर में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 100% आउटपुट देने में हेल्प करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा लंबा है, पहले उसे कवर किया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम जेई की बात करें तो 50 दिन का उसमें टाइम है, और जस्ट डबल कर दीजिए तो लगभग भी 100 से 150 दिन का आपके पास, 100 दिन का टाइम है आपके पास। अगर मैं बात करूंगा कि ए के पेपर में अप्रोक्सीमेटली आपके पास 100 डेज बचे हुए हैं अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और 50 डेज बचे हुए हैं अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अपना फोकस एकदम बना के रखिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अभी टाइम बहुत है, जो लोग पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी सफिशिएंट टाइम है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ जेई की या एई की, तो तीनों में से कोई भी टॉपिक लें तो तीनों ही अपने आप में प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट किससे करते हैं, जो पहला नंबर लिखा हुआ है यहीं से स्टार्ट करते हैं जनरली। आप कहीं पे भी देखेंगे फ्यूजिबिलिटी से। क्यों? उसका एक सेट रीजन है, बिकॉज वेल्डिंग और कास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कम समय में डीप नॉलेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट देगा। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट का मतलब है कि हमें कितने नंबर ये देगा। तो वेल्डिंग एंड कास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टाइम कम लगेगा और आपका आउटपुट ज्यादा आएगा, चाहे वो जेई के पेपर की बात हो चाहे वो एई के पेपर की बात हो। तो इसी वजह से लेट अस डिस्कस कि वेल्डिंग और कास्टिंग में कहां से शुरुआत होती है, वेल्डिंग क्या होता है, क्यों वेल्डिंग किया जाता है, कास्टिंग क्या होता है, क्यों कास्टिंग को हमें पढ़ना जरूरी है, क्यों कास्टिंग से इतने क्वेश्चंस और वेल्डिंग से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आखिर इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रोल क्या है। तो ये सारी चीजें हमें आगे चलकर डिस्कस करनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से आपको एक सेट प्लेटफॉर्म पर चलना है। एमएमसी यानी मेक माई करियर के प्लेटफॉर्म पर मैं यहां पे आपका एज अ मेंटर किस में हेल्प करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो गेट के हो, ईएससी के हो या एसएससी जेई में भी पूछे गए हुए क्वेश्चंस हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम पेपर के प्लेटफॉर्म को सेट करके चले। और तीसरी चीज हमारे पास क्या निकल के आती है, सिलेबस। सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डाउनलोड कर दीजिए या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता भी दूंगा अगली क्लास में कि क्या है सिलेबस एक फिक्स पैटर्न पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को लेकर। तो वहां पे डिस्कस करेंगे आगे चल के कि वेल्डिंग और कास्टिंग में हमें कहां से शुरुआत करनी है, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम की बात आ जाते हैं तो पूरा का पूरा लेक्चर जो, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एक फिक्स टाइम फॉर्मेट लेता है, अप्रोक्सीमेटली 600 आवर्स। अगर आप इतना टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को देते हैं तो इन डिटेल आपको सारे कॉन्सेप्ट, सभी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन पार्ट की, तो अगर मैं जेई की बात करूं, यहां पे भी देखिए अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा। उसका रीजन क्या है, अलग अलग एरिया कवर होंगे दोनों ही टॉपिक में। तो जेई में क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, अप्रोक्सीमेटली 10%। तो इसका कितना एरिया अगर 10% ले लिया जाए तो लगभग 60 घंटे आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 आवर्स का कोर्स प्रोवाइड करूंगा जेई के लिए। और अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैं एई की बात करूं तो कितना परसेंट आता था, 25%। अगर 25% की बात की जाए
तो यहाँ पे अगर रफ डेटा निकाला जाए तो अप्रोक्सीमेटली 150 घंटे का कोर्स होगा अगर मैं एई की बात करूंगा। तो ये दोनों ही किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू पेपर में अलग अलग है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एक ये वेटेज रखते हैं अपने आप में, ये सब्जेक्ट्स अलग अलग पेपर में वो अलग अलग हैं। तो ये दोनों फिक्स आवर्स हैं जो कि एई जेई का सिलेबस और एई का सिलेबस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कवर करेगा। ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो टाइम आता है वो लगभग 600 घंटे का पूरा कोर्स है, जो कि मैं एज अ मेंटोर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करूंगा। 3 चीजें कवर होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और तीसरा सिलेबस। तीनों ही चीजें एक साथ लेके चलेंगे, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते चलेंगे। गेट के पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चंस और ईएससी के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे। तो स्टे ट्यून और देखते रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये प्लेटफॉर्म पहुंचे और उन्हें भी डिटेल में नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, लेट अस अचीव सक्सेस टुगेदर।